हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम डिफाइन करते हैं येलोइश डिस्कलरेशन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन की बॉडी के जो बॉडी में स्पेशली जो आइज़ का वाइट पोर्शन जो आएगा जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं इसका। तो तीन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। वन इज स्किन, सेकेंड इज स्क्लेरा, थर्ड इज म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि जो पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू कर जाए स्किन में, स्क्लेरा में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वहाँ पे येलोइश कलर की डिस्कलरेशन या येलो कलर की हमें स्किन दिखाई देती है। अगर हम बात करें जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस जो है वो एक डिजीज़ नहीं है बल्कि एक साइन है जो बहुत सारे डिजीज़ में पाया जाता है। मोर एवर सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो इतना हाई है कि वो जॉन्डिस क्रिएट करे। उसके लिए मैक्सिमम लेवल जो है एटलीस्ट उसकी होनी चाहिए 2 mg/dl। यानी अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो एक्सीड करता है 2 mg/dl से, तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है वो जॉन्डिस से सफ़र कर रहा है। अब बात करते हैं रीज़न्स की। क्या हो सकता है रीज़न जॉन्डिस के पीछे? तो जॉन्डिस के पीछे मेनली दो तरह के रीज़न्स हो सकते हैं। या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या फिर एक्सक्रीशन कहीं से नहीं हो रही है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सक्रीशन स्लो है, या एक्सक्रीशन जो है वो डिलेड है और प्रोडक्शन हो ही जा रही है। इसी दो फैक्टर्स पे हो सकता है। या ये हो सकता है कि लीवर से पहले कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वदन लीवर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या लीवर के बाद की कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो बिलिरुबिन को आगे पास ही नहीं होने दे रही है, वो एक ही जगह एक्युमुलेट हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से स्किन का में भी येलो कलर की डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी तक जॉन्डिस की। अब हम देखते हैं कि जॉन्डिस के पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं इनके अलावा भी। इनके अलावा बात करें तो इन्हीं रीजंस के बेसिस पे ही जॉन्डिस जो है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है तीन में। वन इज़ प्री हिपैटिक, सेकेंड इज़ हिपैटिक, थर्ड इज़ पोस्ट हिपैटिक। बट इन क्लासिफिकेशन की तरफ जाने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि जॉन्डिस वो साइन है जहाँ पे सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो देन क्वेश्चन है राइज स्टूडेंट्स कि आखिर ये बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन बेसिकली एक येलो कलर का पिगमेंट है जो कि बाइल में पाया जाता है। एंड नाउ व्हाट्स बाइल? बाइल जो है वो एक फ्लूइड है जिसे लीवर बना रहा है। तो ये हमारे बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन जो है अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। जैसे कि हर चीज़ अपने साथ फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी लेकर आती है। तो इसलिए कि बेटर है कि इसे हम विद इन नॉर्मल लिमिट्स ही रहने थे। और बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, जॉन्डिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन दो चीज़ का बना है, हेम और ग्लोबिन। हेम फर्दर ऑक्सीजनेस की मदद से डिवाइड होके बनाएगा बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन रिडक्टेज फर्दर कन्वर्ट करेगा बिलीवर्डन को अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन विद द हेल्प ऑफ UDPGT वो कन्वर्ट होगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में जाकर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की मदद से फाइनली कन्वर्ट होगा यूरोबिलिनोजन एंड सेकेंड इज स्टेरिकोबिलिन। ये दोनों पिगमेंट्स है। यूरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन की कलरेशन के लिए, एंड स्टेरिको जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है स्टूल्स के कलरेशन के लिए। तो ये सारा का सारा बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है। अब बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म के बाद अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर इस बिलिरुबिन को कौन कौन सी चीज़ें बढ़ा सकती है। नंबर वन, या तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है, या फिर हेपेटोसाइट्स का अपटेक जो है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर वो कंजुगेट नहीं कर पा रहा है, या एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, या बिलियरी एक्सक्रीशन जो है इंटेस्टाइन में वहाँ पे नहीं जा पा रहा है। कोई ना कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है डक्ट में जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा पा रहा है। नॉर्मल रेंज जो है बिलिरुबिन की, डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करें तो 0.0 से लेके 0.3 mg/dl के बीच पर रहता है। टोटल बिलिरुबिन की बात करें तो ये 0.3 से लेके 1.9 mg/dl के बीच का रहता है।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जॉन्डिस को मोस्टली क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 इज़ प्री हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस अगर आप देखते हो तो इसके टर्म से, इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, प्री मतलब पहले, हिपैटिक लीवर, यानी लीवर से जस्ट पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन का लेवल था वो ब्लड में बढ़ गया। तो उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिक जितने भी पेशेंट्स हैं बेसिकली उनमें क्या रहता है, आरबीसी का लाइसिस इतने ज़्यादा फास्ट लेवल पे रहता है कि लीवर जो है वो फेल हो जाता है, उसके लोड को नहीं सह पाता, इतना एक्स्ट्रा लोड नहीं सह पाता। एज अ रिज़ल्ट क्या है कि सारा का सारा अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो लीवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इस तरह के प्री हिपैटिक की कंडीशन में मोस्टली अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो है वो हायर साइड्स पे रहता है। और इस केस में क्या है, ऑल दो यूरिन और स्टूल का कलर जो है वो नॉर्मल है, उसमें इतना ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड है हिपैटिक। हिपैटिक मतलब अगर एबनॉर्मल स्क्रीशन हो रही है बिलिरुबिन की, कौन कर रहा है, लीवर सेल्स। हिपैटिक से ही क्लियर है, यानी जो विद इन लीवर हो रहा है। इसका मतलब हिपैटोसाइट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, लीवर का प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि कंजुगेटेड जो अनकंजुगेटेड वाला है वो कंजुगेट में नहीं टर्न आउट हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन दोनों जो है उनके लेवल्स जो है ब्लड में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस के केसेस देख लो या लिवर सिरोसिस के केसेस देख लो, जहाँ पे हिपैटोसाइट्स जो है उनका फंक्शन जो है कंपैरेटिवली काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट क्या है, पेशेंट जो है जॉन्डिस की तरफ चला जाता है। थर्ड वन इज़ पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक से पहले जो हिपैटिक जॉन्डिस है इसमें यूरिन का कलर जो है वो और थोड़ा सा डार्क होता है, स्टूल का कलर एज सच ही रहता है। नाउ थर्ड वन इज़ हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक मीन्स 2 वर्ड्स, पोस्ट बाद में, हिपैटिक लिवर, लिवर के बाद क्या हो सकता है, वो डक्ट्स जिसने बाइल को निकाल के बाहर इंटेस्टाइन की तरफ भेजना था बिलिरुबिन को, उसमें किसी ना किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, यानी जहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किसको हो रही है, बाइल फ्लो को हो रही है। एज अ रिज़ल्ट क्या है, इस केस में जो सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा वो कंजुगेटेड वाला होगा। मोर एवर इस केस में यूरिन भी डार्क होगा, स्टूल भी डार्क होगा और प्लूराइड्स के चांसेस भी पेशेंट में होने के मैक्सिमम रहेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ बिलिरुबिन की, बिलिरुबिन के लेवल को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास और भी जॉन्डिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जहाँ पे कोई ना कोई पैथोलॉजी रही होगी, लाइक हेपेटाइटिस था पहले, या लिवर सिरोसिस था, या किसी तरह की हेपेटिकोमा में गया था, या सेप्सिस था, यानी कोई ना कोई पैथोलॉजी पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी बॉडी में, जिसकी वजह से एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे पेशेंट जो है वो जॉन्डिस की तरफ चला गया। नंबर 2 पे है गिलबर्ट सिंड्रोम जॉन्डिस। गिलबर्ट सिंड्रोम जॉन्डिस में जो जॉन्डिस मिलता है वो थोड़ा माइल्ड लेवल का मिलेगा, बट ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ये हार्मलेस हेरिडिटरी कंडीशंस भी है। और थर्ड है न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस वो है, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जन्म के टाइम पे जैसे वो पैदा होते हैं उसके कुछ दिन, कुछ आवर्स के बाद देखो या 1-2 दिन के बाद देख लो कि बच्चों में ना जॉन्डिस मिलता है। और ये जॉन्डिस डिटेक्ट होता है जब भी सीरम बिलिरुबिन का लेवल 85 न्यू मोल पर लीटर को एक्सीड करेगा। स्टार्टिंग में ये उसके फेस और फोरहेड पे विजिबल होगा न्यूनेट्स के, धीरे धीरे क्या होगा, फेस और फोरहेड से ही नीचे एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ आएगा, हाथ पैर टांगों की तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये था नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस में अक्सर क्या है कि बच्चे जो है वो रोते रहते हैं, भूख नहीं लगती है, फीडिंग पोर होती है, उनकी लेथार्जिक रहती है, मसल टोन जो है उनकी चेंज होती है, और कुछ कुछ केसेस में तो पेशेंट जो है उनको इवन सीजर्स जो है वो भी आ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है ये सॉर्ट ऑफ पोस्ट पैटिक जॉन्डिस के अंडर हम ले सकते हैं। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बहुत सारे रीजंस हैं। एक कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है बाइल के फ्लो को,
दैट मे बी कि कोई किसी भी तरह का प्राइमरी biliary सिरोसिस हो सकता है, या किसी तरह की इन्फ्लामेशन थी, या स्कारिंग थी, जिसे आप स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के अंडर भी ले सकते हो। तो ये कुछ रीजंस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के पीछे। इसके अलावा अगर हेड ऑफ द पेनक्रियाज जो है उसमें किसी तरह की मैलिग्नेंसी होगी, जिसे हम कार्सिनोमा कहते हैं, या कॉलिडोकोलिथेसिस होगा, कोई ना कोई स्टोन वहाँ पे आके फंस गया होगा, तो इनकी वजह से पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो उसे सफ़र करना पड़ सकता है। जहाँ तक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शंस रहती है। फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे मोस्टली सर्जिकल ही रहता है। सर्जिकल में भी नॉन सर्जिकल में लाइक हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंगो पैनक्रिएटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और सर्जिकल जो प्योरली सर्जिकल है वो तो नॉन सर्जिकल थे। दो प्रोसेस थे हमारे पास, दो तरीके थे जिससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को कंट्रोल में कर सकते हैं। पहला था ऑब्स्ट्रक्टिव, पहला था सर्जिकल, दूसरा था नॉन सर्जिकल। सर्जिकल की हमने बात की, जो इसमें लेप्रोस्कोपी कॉलिसिस्टेक्टोमी आएगी या लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। और नॉन सर्जिकल में हमने अभी बताया इसमें ECST यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी आएगी, या ERCPT आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के साथ साथ ऐसी कौन सी कंडीशंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनमें जॉन्डिस होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो उसमें बड़ी कॉमन सी कंडीशन होती है कॉलेस्टेसिस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल्स जो में सीवियर रीचिंग रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ हायर साइड्स ऑफ हायर लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन के अलावा मतलब एस्ट्रोजन की वजह से ईचिंग होती है। ईचिंग के अलावा इसमें जॉन्डिस रहता है, बट जॉन्डिस का लेवल जो है कंपैरेटिवली माइल्ड रहता है। या इसके अलावा प्री इक्लेम्पशिया वाली कंडीशन हो गई, या अगर एक्यूट फैटी इन्फिल्ट्रेशंस है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को जॉन्डिस होने के चांसेस रहेंगे। ऑल दो जो जॉन्डिस होगा उसका लेवल जो माइल्ड होगा, बट स्टिल चांसेस आर देयर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं जो कि जॉन्डिस वाले पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि येलो डिस्कलरेशन होगी, किस किस चीज़ की, स्किन की, आइज़ वाइट पोर्शन ऑफ द आइज क्लेरा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, लॉस ऑफ एपिटाइट, नॉजिया, वॉमिट, और इसके अलावा फीवर, लेथार्जिक, कुछ काम करने का मन ना करना, जनरलाइज मैलेज सॉर्ट ऑफ रहेगा उसमें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन और ख़राब होती है तो डिसोरिएंटेशन मिलेगा, या इवन पेशेंट जो कोमा में भी जा सकता है, और हेडेक्स रहेंगे, कन्फ्यूजन्स रहेंगे। तो ये कुछ जनरलाइज सिम्टम्स है जो हमें जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलता है। इनके अलावा इनका यूरिन जो है उसका कलर डार्क हो जाएगा, स्टूल्स का कलर जो वो लाइट होगा पहले के कंपैरिजन्स में। तो अब है डायग्नोस्टिक फीचर्स, कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस हमें करवाने चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी तो इसके लिए LFT है। LFT में भी सीरम बिलिरुबिन को देख के पता चल जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा वहाँ पर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड करके, तो वहाँ से हमें क्लियर होगा कि वैसे हिपैटिक है या बिफोर प्री हिपैटिक है या पोस्ट हिपैटिक है, कौन कौन सा रीज़न इसमें इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली बाद की इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। इसके अलावा क्या वो पेशेंट इम्यूनाइज था या नहीं था फॉर हेपेटाइट्स। तो हेपेटाइट्स A, B, C, E जो है उनकी सीरोलॉजी, वायरल मार्कर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। CBC हमारे लिए ज़रूरी है टू फाइंड आउट एनी पोस्ट हेपेटिक जहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, उसके लिए CT, MRI वगैरह करवाने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हो, या KFT, या कोई पहले कोई पैथोलॉजी तो नहीं एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से हुआ है। मतलब इन शॉर्ट जितनी भी ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस है आपने सारी की सारी करवानी है, बट सबसे ज़रूरी जो इसमें वो रहेगा वायरल मार्कर्स, स्पेशली हेपेटाइट्स A, B, C, AIDS वगैरह, प्लस नंबर 2 पे एंड अलॉन्ग विद द LFTs में लाइक सीरम बिलिरुबिन, OT, PTH, OTH, GPT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट एंड ऑल, ये सब कुछ करवाने होंगे। तो ये थी इन्वेस्टिगेशंस। अब फाइनली आता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है
कि इन एक्चुअल में क्या रीज़न है। अगर पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है तो जॉन्डिस के पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले उससे रूल आउट करने की कोशिश करो। लाइक अगर मैलिग्नेंसी है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वैसे ही जाएगा, अगर नॉर्मल है थोड़ा सा है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वैसे ही चला जाएगा, अगर पोस्ट पैडिक कंडीशन है फिर कम्प्लीटली सर्जिकल चला जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट्स द रीज़न। नंबर 2 पे हम इसमें यूज़ करेंगे आरवी फ्लूइड्स करेंगे, या मेडिकेशंस लाइक पीपीआईज का बहुत अच्छा रोल रहता है इसमें। देन पीपीआईज के अलावा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, या बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है लाइक हीमोलिटिक एनीमिया वगैरह, ये अगर रीजंस है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी हो सकते हैं। और अगर तो न्यूली बॉर्न बेबी को हुआ है, इन्फेंट को हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उस केस में फोटोथेरेपी दी जाती है। और इस तरीके से इन सभी जो लाइन ऑफ ये बताया गया, इसके अलावा न्यूनेट्स जो है या इम्यूनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर किसके लिए, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। ऑल्दो सी का कभी तक कोई इम्यूनाइजेशन नहीं अवेलेबल है, बट स्टिल जिनके लिए है उनके लिए बच्चों को पहले से ही प्रॉपरली इम्यूनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा था टॉपिक आज जॉन्डिस। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जॉन्डिस कंप्लीट होता है। एक बारी खुद भी आप लोग पढ़ लीजिए एंड गो थ्रू द टॉपिक। कोई भी डाउट हो accordingly just pen down and send to me, will answer your questions accordingly. ठीक है, थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।